एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन से वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गाइस, सच कहूँ तो ये शांगवन स्टोरी पे मुझे बहुत अच्छे रिव्यू नहीं मिल रहे हैं, पर डोंट वरी माय वांगशन फैन एंड शांगवन फैन। अब मैं जल्दी इस स्टोरी के एंड तक आ गई हूँ। हाँ, ये कोई बहुत लॉन्ग स्टोरी नहीं है, मुश्किल से 12 टू 14 में मैं इसे ख़त्म करने की ट्राई करूँगी। और आज 10th पार्ट आ गया तो आप समझ सकते हैं ज़्यादा लंबी और स्टोरी नहीं रही है। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज जैन फैमिया वांग जी को अपने पास कुछ बात करने के लिए बुलाते हैं। अब आगे वांग जी अपनी लोटस पोजीशन में अपने गुरु अपने अंकल यानी जैन फैमिया के बिल्कुल अपोजिट में बैठे हैं। वहीं जैन फैमिया बड़ी शांति से वांग जी के अपोजिट में बैठे हैं। अभी इस समय जैन फैमिया ने इस पूरे रूम को साइलेंसिंग स्पेल्स लगा रखा है। वांग जी जब ये देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि साइलेंसिंग स्पेल उसी के क्लैन का एक तरीके से स्पेल है जो बनाया गया था। तो जैन फैमिया इस स्पेल को जानते हैं। वांग जी देख के थोड़ा शॉक होता है, लेकिन जैन फैमिया अपने चेहरे पे स्माइल रख के बोलते हैं, मैं जानता था जब तुम मुझे इस तरीके से तुम्हारे क्लैन के टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए देखोगे तो शॉक होगे। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने ये सारा कल्टिवेशन जो मुझे आता है तुम्हारे ही क्लैन से सीखा है। हाँ, लैंड क्लैन एक ज़माने में सबसे अच्छा एक तरीके से शिक्षा सीखने का केंद्र था। वहाँ दूर दूर से लोग जाते थे कल्टिवेशन सीखने, और मैं भी उनमें से एक था। मैं, तुम्हारी मदर, मैं, तुम्हारे फादर और यहाँ तक कि विंग के पेरेंट्स भी, हम सब एक ही साथ कल्टीवेशन सीखते थे। वो समय बहुत अलग था। जैन फैमिया अपने यंग टाइम को सोचते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लेते। उन्हें उस समय याद आता है जब सब लोग एक साथ थे, अपना पुराना हैप्पी टाइम। और अचानक से उनकी आंखों के आगे वो समय भी आ जाता है जब उन्होंने अपने दोस्तों को एक एक करते मरते हुए देखा। एक तरीके से उनके साथ के वो सारे दोस्त अब इस समय नहीं है। अगर कोई रह गया तो वो अकेले हैं। कितना दुख होता है ना जब आप का एक बहुत बड़ा ग्रुप हो और आखिर में सिर्फ आप अकेले रह जाओ, सब लोग आपको छोड़ के चले जाएं। ऐसा ही कुछ हाल इस समय जैन फैमिया का है। जैन फैमिया अपने पुराने समय को याद करके थोड़ा इमोशनल होते हुए बोलते हैं, मैं जानता हूँ वांग जी, तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने तुम्हें अब तक ये बातें क्यों नहीं बताई थी। उसका कारण ये था कि मैं तुम्हें ये बातें सही समय आने पे बताना चाहता था। ऐसा बहुत कुछ था जो तुम नहीं जानते थे, जिनमें से एक एक बात है। आप इस बात पे वांग जी थोड़ा अटेंटिव होके बैठ जाता है। वो बात ये है वांग जी कि तुम एक ऐसे स्पेशल मेल हो जो एक बेबी को बर्थ भी दे सकते हो। ये चीज़ तुम्हें मैं तब बताना चाहता था जब मैं तुम्हारी गोल्डन कोर को सही से चेक कर सकूं। तुम्हारे क्लैन के मेल्स के पास ये पावर थी, लेकिन हाँ, जिस मेल की गोल्डन कोर स्ट्रांग हो सिर्फ वही मेल ये काम कर सकता था। तुम्हारे ब्रदर की शायद गोल्डन कोर थी ही नहीं, इसलिए वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुआ। लेकिन अब जब तुम इतने समय से आप कल्टीवेशन सीख रहे हो, तुम्हारी गोल्डन कोर स्ट्रांग हो चुकी है, तो मैंने ये महसूस किया कि तुम वो स्पेशल मेल हो, यानी तुम एक जीवन इस दुनिया में ला सकते हो। वांग जी ये चीज़ सुन के अपने आप में शौक है। क्या उसे खुश होना चाहिए कि वो एक फैमिली बना सकता है, उसके पास उसका बेबी आ सकता है, या उसे दुख होना चाहिए कि कहीं वो एक कमज़ोर इंसान है, क्योंकि बर्थ तो फीमेल देती है ना, तो कहीं उसका शरीर फीमेल वाली तरह तो नहीं है। इस बात के मतलब बातों को भी वांग जी सोच रहे हैं। वो भी बहुत समझदार नहीं है, एक कम उम्र का बच्चा है, तो उसके दिमाग में नेगेटिव बातें भी आ सकती हैं। और ये बात जैन फैमिया भी जानते थे। इसे जैन फैमिया वांग जी की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, वांग जी तुम मेरी बात समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब वांग जी उनकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे हैं। वांग जी तुम एक प्योर ब्लड लैंड बेबी को बर्थ दे सकते हो, जो तुम्हारा ब्लड हो, जो तुम्हारे क्लैन का एक नया मेंबर होगा। वांग जी तुम दोनों पावर कैरी करते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम बर्थ दे सकते हो, तुम किसी और को भी प्रेग्नेंट कर सकते हो। तुम किसी भी तरीके से किसी और मेल से कम नहीं हो, बस तुम्हारे पास एक स्पेशल पावर है बर्थ देने की,
जो तुम्हारे जैसे कुछ ही खास मेल के पास होती है, लैंड के मेल्स के पास होती थी। वांग जी थोड़ा शॉकिंगली लैंड की तरफ देखता है और बोलता है, पर आप ये सब मुझे अब क्यों बता रहे हैं? वांग जी की इस सवाल में जैन फेमिया उसके अंदर की उस बेचैनी को भी फील कर रहे हैं। इसलिए जैन फेमिया तुरंत वांग जी के दिमाग से सारे सवाल मिटाते हुए कहते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने परिवार को बढ़ाने के बारे में सोचो। तो इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के एक आखिरी लैंड बच गए हो। तुम्हारे अंकल कभी लैंड मेंबर थे ही नहीं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे फादर ने खुद अपने हाथों से उस क्लैन से निकाला था। लेकिन तुम एक लैंड क्लैन मेंबर हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने क्लैन के आखिरी सदस्य बन के ऐसे ही इस युद्ध में ख़त्म ना हो जाओ। तुम इन सारे युद्ध से हट के अपना परिवार बनाने के बारे में सोचो, अपने परिवार को बढ़ाने के बारे में सोचो, नए लैंड क्लैन को स्थापना करने के बारे में सोचो। इस बात पे वांग जी अब शॉकिंगली अपने गुरु की तरफ देख रहा है और समझ नहीं पा रहा है, लेकिन अंकल फेमिया ये समझ रहे हैं। इसलिए वो अब वांग जी के मन के सवालों को समझते हुए दोबारा अपनी बात क्लियर करते हुए बोलते हैं कि युद्ध बहुत बड़ा है वांग जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस युद्ध के लिए कई सालों से तैयार हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कल्टीवेटर हैं जो इस युद्ध के लिए कब से तैयारी कर रहे हैं, खुद को तैयार कर रहे हैं। मैंने तुम्हें खुद को सेव करना, अपने सामने वाले कल्टीवेटर से लड़ना सिखा दिया है और तुम्हारे लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी। लेकिन अब तुम्हारे लिए इस युद्ध में जाना से ज़्यादा ज़रूरी अपने क्लैन के बारे में सोचना है। मैं तुम्हें सेल्फिश होने के लिए कह रहा हूँ। ये सोच के तुम्हें अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये मैं तुम्हें एक अंकल की तरह, तुम्हारे फादर के एक दोस्त की तरह बोलना चाहता था। वांग जी तुम अकेले इस युद्ध में ना भी पार्ट लो तब भी ये युद्ध होगा, ये युद्ध सक्सेसफुल भी होगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि वैन क्लैन हमेशा के लिए बर्बाद भी होगा, लेकिन उस युद्ध में तुम खुद को ना गवा दो। हमारे मेरे दोस्त के उस क्लैन की आखिरी उम्मीद तुम हो और मैं तुम्हें गंवाना नहीं चाहता। इस युद्ध में तुम्हें बर्बाद होते हुए या ये कह दे तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ अब तुम इस युद्ध के बारे में ना सोच के अपने लिए एक सही कल्टीवेटर पार्टनर ढूंढने की सोचो। ऐसा पार्टनर जिसके साथ तुम अपनी लाइफ आगे बढ़ाना चाहते हो। मैंने कुछ लोगों के बारे में सोचा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी उस चॉइस के बारे में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन ये बातें मैं तुम्हें तब बताऊंगा अगर तुम ऐसा चाहोगे। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ सही से सोचने का। एक गुरु का सबसे ज़रूरी का है, या ये कह दो सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में सिर्फ एक ही गोल होता है, उसके शिष्य को सही राह पे चलाना। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये चीज़ थोड़ी अजीब होगी, लेकिन तुम्हारे लिए सही राह यही है कि अपने आप को सेफ रख के अपने क्लैन को आगे बढ़ाना। लैंड क्लैन को इस कल्टीवेशन वर्ल्ड से मैं हमेशा के लिए मिटता हुआ नहीं देख सकता। तुम्हारे में जाते ही लैंड क्लैन का कोई सदस्य नहीं रहेगा और फिर से लैंड क्लैन बनना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सेफ रहोगे तो लैंड क्लैन दोबारा बन सकता है। जैन फेमिया दोबारा से वांग जी को ये बात बोल के वहाँ से चले जाते हैं, उसी सोच में छोड़ के जिस सोच में वांग जी अब पूरी तरह से गुम हो चुका है। वांग जी को समझ में आ गया है कि जैन फेमिया उसके क्लैन के लिए ही सोच रहे हैं, पर वांग जी का मन वो कैसे माने। वो उसने ये सब तैयारी, ये कल्टीवेशन सीखी थी अपने मदर और फादर के बदला लेने के लिए, अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए। वो कैसे कैसे न इस वॉर का पार्ट बने। उसके मन में तो वॉर का पार्ट बनने की बात तब से थी, तब जब तक उसने कल्टीवेशन भी नहीं सीखा था। अब जब उस कल्टीवेशन जानता है, सब कुछ जानता है, तब उसके लिए इस वॉर से दूर होना क्या मुमकिन होगा। वो यही बातें सोच रहा था और वो इसी सोच में उस जगह से उठ के अब अपने रूम की तरफ जाता है तो देखता है कि उसके शानका मुस्कुराते हुए कुछ सामान पैक कर रहे हैं। वही वांग जी जो इस समय अपने शानगा को बहुत मिस कर रहे हैं। वो अपने शानगा से कैसे वो बातें बोली जो उसके अंकल ने बोली है, वो यही बातें सोच रहा था और अपने शानगा की तरफ देख रहा था। तभी विंग स्माइल करता हुआ वांग जी के पास आता है और तुरंत वांग जी को खुशी से गले लगाते बोलते हैं, ओ वो नंजा, आखिरकार तुम्हें मौका मिल ही गया। मुझे तो लग रहा था अंकल आज पता नहीं कितनी लंबी तुम्हारी क्लास लेंगे और फिर मैं तुमसे कब बात करूँगा।
रंजा जल्दी से अपना सामान पैक करो, हम कल सुबह यहाँ से कहीं जाने वाले हैं। इस बात पे वी बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा है, जिससे वी वांग जी की आंखों को देख के, क्वेश्चन को देखते हुए वी बोलता है, अरे रंजा तुम भूल गए क्या, कल तुम्हारा जन्मदिन है और मैं तुम्हें इस जन्मदिन में कुछ खास देना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें कहीं कल स्पेशल ले जा रहा हूँ। अब जल्दी से सो जाओ ताकि कल जल्दी तैयार होके हम जल्दी निकले। तुम चिंता मत करो, मैंने अंकल और मदर को बता दिया है, यानली और मतलब शीजे और यहाँ जंजा को भी बता दिया है। शीजे ने तो तुम्हारे मेरे खाने के लिए बहुत सारा सामान भी पैक कर दिया है। अब जल्दी से सोते हैं लंजा, मुझे तो कल के लिए बहुत खुशी और एक्साइटमेंट हो रही है। वी बिना ये नोटिस करे कि वांग जी के मन में क्या दुविधा चल रही है, वो वांग जी को खुशी से हाथ पकड़ के बेड पे दोबारा से लिटा देता है और उसके पास लेट जाता है। वहीं वांग जी को जिसे आज नींद ही नहीं आ रही, उसके लिए उसका 1 साल और उम्र बढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वीन के लिए तो बहुत बड़ी बात है। उसका प्यारा सा छोटा सा लंजा अब 19 साल का हो जाएगा। वांग जी के लिए तो शायद ये सिर्फ उसका बर्थडे, पर वीन के लिए ये वांग जी का उसके साथ बर्थडे है, यानी आज वो वांग जी के साथ है। ये एक बहुत बड़ी बात है। वहीं वांग जी अब सुबह जब आँख खुलता है तो देखते हैं कि वी आज उससे पहले तैयार है। उसने सारी तैयारी कर ली, यहाँ तक कि उसने यानली ने जो उसे खाना दिया है वो खाना भी अच्छे से पैक कर लिया। अब वो जल्दी से वहाँ तैयार हो रहा है। अब बोला, धंजा जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। वहीं वांग जी उठते ही वी की ये एक्साइटमेंट देख के थोड़ा सा मुस्कुरा के धन्यवाद बोलता है। वहीं यानली और जंचा भी रूम के अंदर एंट्री करके वांग जी को बर्थडे विश करते हैं। यानली बहुत प्यार से वांग जी के लिए एक हेयर पिन लाई थी जो वो उसे देती है। ये एक अलग टाइप की हेयर पिन प्लस हेयर कॉम्ब है, जिसे मतलब इसमें हेयर पिन के नीचे कॉम्ब की तरह आप इसे यूज़ भी कर सकते हो। वांग जी के बालों में वो लगा के वांग जी इसमें बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। वहीं जंचा वांग जी के लिए मतलब ईयरिंग पेट्रियार्क के कुछ एक होता है ना पोस्टर टाइप लाया था, जिसे देख के विंग को जंचा पे बहुत गुस्सा आता है, पर वांग जी को जंचा का ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगता है। वहीं वांग जी और विंग वे अब सबको अलविदा कह के यहाँ से निकल जाते हैं। वांग जी विंग से कुछ बोल नहीं रहा, कुछ पूछ नहीं रहा, इसलिए विंग अब खुद ही बोलता है, लंजा मुझे लगा था कि तुम इस बोर्ड में बैठते ही सबसे पहले मुझसे यही पूछोगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन तुम तो बिल्कुल चुप हो। क्या हुआ लंजा, तुम्हें अपने जन्मदिन की एक्साइटमेंट नहीं है क्या? वहीं वांग जी अब अपनी नज़रें थोड़ी ऊपर करके विंग की तरफ देखते हैं और बोलता है, शानगा 1 साल उम्र बढ़ने की इतनी खुश होने की क्या बात है? ओहो लंजा, तुम तो कितने बोरिंग हो। अरे क्या हुआ, 1 साल उम्र बढ़ी है, हमने अपनी लाइफ के 1 साल इतने खुशी से स्पेंड किए, अपने लोगों के साथ स्पेंड किए, इस चीज़ को भी तो सेलिब्रेट कर रहे हैं ना हम। इस बात पे वांग जी अब थोड़ा इमोशनल होते हुए बोलते हैं, उस हिसाब से तो शायद ये सचमुच में पहला बर्थडे है जो मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे साथ थे। हाँ, आज से पहले शायद मेरे लिए ये जन्मदिन मनाना या ना बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब आपकी इस बात के बाद मैं भी अब आपके साथ खुशी से ये बर्थडे बनाना चाहता हूँ। वांग जी स्माइल करते हुए बोलता है, क्योंकि वो जानता है कि ये बात सच है। उसके शानगा की ये खुशी उसे खुश होने पे मजबूर कर देती है। उसके शानगा का उसके साथ होना उसे अच्छा लगता है, और उसके शानगा का इस तरीके से उसका बर्थडे के लिए तैयार होके खुश होना भी अच्छा लगता है। इसे खुशी से वो ये बात बोलता है, इसे भी बहुत खुश हो जाता है और स्माइल करता है। अब हम जो बोट से चल रही है उसी बोट में बैठ के वांग जी को अपने हाथ से कुछ कुछ खिलाने लगता है। ये एक तरीके के स्नैक्स हैं जो जानी ने इन दोनों के लिए पैक किए थे। वहीं विंग इतना एक्साइटेड और इतना खुश होकर ये सब कर रहा है कि वांग जी को ना चाहते हुए भी मन में बहुत खुशी हो रही है। अब ये दोनों अब पानी के सहारे इस नई रोड की तरफ जा रहे हैं। अब बोट वहाँ पे जाके रुकती है, और जैसे ही वो बोट वहाँ रुकती है वांग जी की आंखें शौक में बड़ी हो जाती है। वांग जी इस जगह को जानता है। हाँ, वांग जी ये जगह को बहुत अच्छे से जानता है। ये तो गुसु है, वो गुसु जिसे वैन से बर्बाद कर दिया है, जहाँ अब कोई नहीं आता। कहा जाता है कि यहाँ पे अब कोई कंट्रोल नहीं है, सिर्फ चारों तरफ जले हुए पेड़ पौधे हैं। एक उस टाइम पे जो गुसु चारों तरफ मतलब एक हरियाली से भरा रहता था,
पहाड़ों के बीच में एक बसा हुआ सुंदर सा शहर था। अब वहाँ पे खाली मैदान पड़े हुए हैं, जला हुआ एक जंगल पड़ा हुआ है, सूखे हुए पेड़ हैं, कुछ भी पहले जैसा नहीं है। एक बर्बाद शहर है। जो एक टाइम पे सुंदर शहर होता था, सुंदर घर हुआ करते थे, अब वहाँ पे बड़े बड़े खंडर हैं जिनमें जंगली घास उगी हुई हैं। इस जगह को देख के वांग जी बहुत इमोशनल हो जाता है। वहीं भी अवांग जी का हाथ पकड़ के उसे कहीं ले जाने लगता है। ये जगह ऐसी जगह जहाँ वैन्स भी नहीं आते, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े खंडर है, कौन वहाँ आए। जो मेन एक तरीके से शहरी टाउन और वो सब था, वो सब तो उन लोगों ने अपने कंट्रोल में ले लिया। पर ये क्लाउड रेसेस है, यानी वांग जी का जो एक टाइम पे घर हुआ करता था, वो वहाँ पे ले जाते हुए वांग भी वांग जी की तरह बहुत इमोशनल हो रहा है। वहीं वांग जी को एक एक कदम जो यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने बचपन की यादों में जा रहा है। ये बड़े जंगली घास के बीच में बना हुआ वो घर जैसे वांग जी को अपना पुराना घर याद दिला रहा है। अब वांग जी का हाथ पकड़ के इस घर के पीछे एक बड़े से ग्राउंड, जहाँ पे बड़ी बड़ी जंगली घास हो गई है, वहाँ पे लेकर आता है। विंग को इस ग्राउंड की अच्छे से याद है। ये ग्राउंड था जहाँ वांग जी ने अपने छोटे छोटे से रैबिट्स पाले थे। विंग याद था जब वो वांग जी के 2 रैबिट लेके चला गया था, ये बोल के कि उसे फ्राई करके खाएगा, और वांग जी रोते रोते बीमार पड़ गया था। वो तो पूरी रात रोया था ये सोच के कि सचमुच के उसने ने शानगा ने उसके रैबिट खा लिए होंगे। पर जब मॉर्निंग में वांग जी के रैबिट लेके आया था, तो उसे अच्छे से याद है कैसे फुट फुट के गले लगा के रोया था छोटा सा 6-7 साल का वांग जी। और तब विंग को बहुत दुख हुआ था वांग जी के साथ ये मजाक करने पे। वांग जी को इसी कारण ये ग्राउंड और विंग को ये ग्राउंड याद है। वांग जी और विंग अब इस ग्राउंड में खड़े हैं। अब वांग जी इस ग्राउंड की तरफ से देख के फिर हम विंग की तरफ देखते हैं। अब विंग अपने वांग जी को एक पेड़ के पास, उस ग्राउंड के पास एक पेड़ जो के पास लेके आता है और घुटनों के बल उस पेड़ के पास बैठ जाता है। वांग जी अब विंग को और उस पेड़ को देख रहे हैं। अब विंग वांग जी का हाथ पकड़ के बिल्कुल वहीं पे उस पेड़ के पास बैठा देता है। विंग अब वांग जी की आंखों में इन सवालों को समझते हुए बोलता है, लंजा, ये पेड़ तुम्हें पता है क्या है? जिस बात पे वांग जी विंग को एक क्वेश्चन भरी नज़रों से देख रहा है। वांग विंग स्माइल करता हुआ बोलता है, लंजा, अंकल ने मुझे बताया था कि उन्होंने तुम्हारे मदर और फादर को वैंस के हाथ में नहीं लगने दिया था। उनकी मौत के बाद उनकी डेड बॉडी भी वैंस तक पहुंचने नहीं दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि वैंस उन डेड बॉडीज़ का के साथ कितना अनादर करेंगे। इसलिए अंकल ने तुम्हारे मदर और फादर को इसी पेड़ के नीचे दफना दिया था। वांग जी जैसे ही ये बात सुनता है, वो रोते हुए कांपते हुए हाथों से उस पेड़ को टच करने लगता है। उस पेड़ को जैसे वांग जी महसूस करना चाहता है कि इसके नीचे उसके मदर और फादर हैं। जैसे ये खिलता हुआ चारों तरफ से भरा हुआ पेड़ उसके मदर और फादर की निशानी है। वांग जी उस पेड़ को ऐसे ही छूते हुए अब घुटनों के बल बैठ के रो ही रहा था जब विंग उसे पीछे से बैक हग कर लेता है और बड़े प्यार से उसको शांत करवाने लगता है। अब वांग जी जैसे 1 मिनट के लिए अपने आप को भूल के आज अपने मदर और फादर के लिए दिल खोल के रोना चाहता है। वो जल्दी से विंग को गले लगा लेता है। वो भूल जाता है कि वो कि मतलब इस तरीके से अपने शानगा को इतना कस के गले लगा रहा है। वो अपने शानगा की बाहों में छुप के जैसे अपने अंदर का वो दर्द निकाल देना चाहता है, अपने मदर और फादर की उन यादों को निकाल देना चाहता है। वांग जी को कमर सहलाते हुए विंग ये उसे शांत करते हुए बोलता है, मैं चाहता था लंजा तुम ये दर्द अपने अंदर से निकालो। हमेशा ही शांत रह के ऐसे चुप चुप रह के अपने आप को मत खत्म करो लंजा। महसूस करा करो हर इमोशंस जो तुम्हारे अंदर है। दर्द होता है तो रोआ करो लंजा। मैं यही चाहता हूँ आज अपने अंदर का वो दर्द निकाल दो लंजा, जो तुमने 10 साल से अपने अंदर दबा रखा है। लंजा आज मैं चाहता हूँ तुम खुद को इस पेन से फ्री करो। मैं जानता हूँ अंकल ने तुमसे कल क्या बातें कही हैं, जिसे विंग कि ये बात सुन के वांग जी एकदम से शॉक हो जाता है और थोड़ा विंग से दूर होके उसकी तरफ देखने लगता है।
अब वांग जी के इस रोते हुए फेस को देख के, उसकी वो सूजी हुई नाक लाल को देख के, उसके वो गाल जो पूरी तरह से लाल हो गए हैं बहुत ज़्यादा रोने की वजह से, आंखें में आंसू हैं, उन्हें देखकर वांग जी अब प्यार को देखते हुए विंग बड़े प्यार से वांग जी के फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ लेता है और बोलता है, मैं जानता हूँ लंजा, अंकल ने तुमसे वॉर से दूर होने के लिए कहा है। मैं ये भी जानता हूँ लंजा, अंकल चाहते हैं कि तुम अपने क्लैन के लिए सोचो। आज मैं तुम्हें इस जगह यही दिन दिखाने और महसूस करवाने आया। देखो लंजा, चारों तरफ देखो। मैं चाहता हूँ इस जगह में फिर से लैंड क्लैन बसे, ये जगह फिर से तुम्हारी हो। मैं यही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ लंजा, तुम अपने बर्थडे में अपने आप से प्रॉमिस करो कि तुम अपने आप को ये गिफ्ट दोगे, अपने क्लैन को दोबारा से स्थापन करोगे। और इसके लिए मैं और अंकल यानी जब अपने जैन फैमिली के लिए कह रहा है, जो कर सकेंगे अपनी तरफ से वो करेंगे। और ये बात सुनने के बाद वांग जी जैसे इमोशनली विंग को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं कल से वो परेशान था, लेकिन आज अब वो मन में सोच चुका है। वो जानता है ये वॉर बहुत लंबी है और कई साल तक चलेगी, लेकिन हाँ, अब इस क्लैन का दोबारा से स्थापित होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है वॉर तलवार लेकर लड़ी जाए। कई बार सामने वाले को हराने के लिए वो जो चाहता है वो ना भी हो तो भी एक तरीके से उसे हराना ही है। अगर वैन चाहते हैं कि लैंड क्लैन इस दुनिया से मिट जाए तो वांग जी ऐसा नहीं होने देगा। वो दोबारा से लैंड क्लैन को स्थापन करेगा। गुसु का लैंड क्लैन फिर से इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में आएगा और उसके लिए वांग जी ऐसा ही करेगा। अब वो अपने लिए अपने क्लैन के लिए सोचेगा, वो अपनी फैमिली बढ़ाने के लिए सोचेगा। वो यही बातें अब सोच रहे हैं। वहीं वांग जी को अब इमोशनली थोड़ा सा, जैसे वो दोनों गले लग के रोए थे, उसे काफ़ी देर हो जाती है, तो अब थोड़ा सा शांत करते होता है, ओह लंजा, अब बस इतना बहुत है, ज़्यादा रो मत और चलो तुम्हारे वो जंगली रैबिट ढूंढते हैं। जिसे भी कोई तरफ वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और बोलता है, रैबिट? हाँ लंजा, जब मैं लास्ट टाइम यहाँ आया था ना, तो तुम्हारे दो रैबिट वो ऑलमोस्ट मुझ पे कूद ही पड़े थे। पक्का वो जरूर यहाँ जरूर होंगे। चलो उन्हीं रैबिट्स को ढूंढते हैं। तुम पहले भी यहाँ आए थे शानगा? हाँ लंजा, तुम्हें यहाँ लाने से पहले मुझे तो आना ही था ना। अब क्या पता यहाँ पे वेंस के सोल्जर होते। मैं क्रॉस चेक करने आया था कि कहीं कोई छुपा हुआ ना हो, कहीं यहाँ पे वेंस के सोल्जर ना हो। मैं अपने प्यारे से लंजा को ऐसे थोड़ी खतरे में ला सकता था। वांग जी थोड़ा फ्लर्ट करते हुए वांग जी से विंग थोड़ा फ्लर्ट करते हुए बोलता है। अब विंग की बात सुन के वांग जी कुछ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि वो भी विंग की तरह रैबिट्स को ढूंढने लगता है। विंग और वांग जी इधर उधर रैबिट ढूंढ ही रहे थे, तभी वांग जी की नज़र एक क्यूट से बिल्कुल ब्लैक कलर के, प्योर ब्लैक कलर के रैबिट पे पड़ती है, जो एक झाड़ियों में एक कोने में कुछ घास खा रहा था। जिसे देख के वांग जी बड़े प्यार से उसकी तरफ जाता है और जैसे ही उस रैबिट को छूने की कोशिश करता है तो रैबिट बिल्कुल शांत हो जाता है। जो पहले इधर उछल कूद रहा था वो वांग जी के जैसे टच से बिल्कुल शांत हो जाता है और प्यार से वांग जी की गोदी में बैठ जाता है। वहीं विंग जब ये देखता है तो शॉक हो जाता है। वहीं विंग झाड़ियों के बीच में से उसके बालों में घास है, उसके कपड़ों पे पूरी तरह से घास है। इस हालत में एक वाइट कलर के रैबिट को लेकर आ रहा था। वो कहता है, लंजा, तुमने कितने आराम से इस रैबिट को संभाल लिया और ये रैबिट भी कितने प्यार से तुम्हारी गोदी में बैठा है। और मेरी हालत देखो, कैसे भालू बन गया हूँ मैं, चारों तरफ घास ही घास है। और देखो, फिर मैंने भी एक रैबिट पकड़ लिया। और ये बात बोलने के बाद विंग वो वाइट कलर का रैबिट अब वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी इन दोनों रैबिट्स को बड़े प्यार से पकड़ लेते हैं। अब मुस्कुरा के उन्हें अपनी गोदी में ही खिलाने लगते हैं, जिसे देख के विंग स्माइल करने लगते हैं। विंग वांग जी को हर खुशी देना चाहता है। उसका दिल चाहता है कि उसका लंजा वो सब कुछ करे जो वो बचपन में नहीं कर पाया। 8 साल का था मासूम सा वांग जी जब वो वहाँ उस अंकल की हैवान के पास पहुँच गया था। क्या बचपन देखा होगा उसने, सिर्फ दर्द और दुख और चीखना चिल्लाना देखा। अपने भाई की चीख और चिल्लाना देखा, अपने भाई को दर्द में देखा, अपने परिवार की मौत देखी। क्या मासूम सा दिल था वांग जी का, जिसे इस वेंस ने मिलकर बर्बाद कर दिया। वो उस दिल को हर खुशी देना चाहता है। वो वांग जी को हर हैप्पीनेस देना चाहता है। इसलिए वो अब
ये रैबिट के थ्रू ही वांग जी को खुश होता देख के बहुत खुश हो रहा है। वहीं वांग जी रैबिट के साथ थोड़ी देर तक खेलता है और फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। ऑब्वियसली यहाँ जंगली घास है और कुछ तो है नहीं, और वांग जी को विंग इस तरीके से अपना बर्थडे यहाँ नहीं सेलिब्रेट करने देना चाहता, इसलिए वो यहाँ से कुछ दूर वांग जी को ले जा रहा है। वो यहाँ पे कुछ दूर पे अपने एक फ्रेंड से वांग जी को मिलवाना चाहता है, जो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर वेंची या हीलर वेंचिंग है। वेंचिंग यहीं पे पास में रहती है। वेंचिंग सिचैन से मिलती थी और सिचैन का इलाज भी करने की कोशिश करती थी, इसलिए वेंचिंग भी वांग जी के बारे में जानती है और वो वांग जी से एक बार मिलना भी चाहती थी, इसलिए विंग उससे वेंचिंग को मिलवाने ले जा रहा है। विंग और वांग जी अपनी बोट को खुद ही चला रहे हैं, मतलब इनके साथ कोई और नहीं है। ये विंग ही है जो अपने साथ से वांग जी को लेके ही जा रहा है। ये बोट अब किसान के पास रुकती है, जो एक तरीके से यहाँ पे पहले वांग जी रहता था वही इलाका है। जैसे ही वो बोट वहाँ रुकती है तो विंग के दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो अपने हानफू में से एक वाइट कलर का बड़ा सा रुमाल निकालता है और उस रुमाल को वांग जी के फेस पे बांध देता है। इस रुमाल के बांधने के बाद सिर्फ वांग जी की आंखें और उसके ऊपर का पोर्शन दिख रहा है, बाकी उसका आधे से ज़्यादा फेस कवर हो चुका है। वांग जी विंग के इस रिएक्शन पे कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि विंग नहीं चाहता कि वांग जी को वो इस तरीके से सब लोगों के बीच में ले जाए, इसलिए वो विंग के साथ ऐसे ही जाता है। कुछ सब टाइम बाद ये एक बड़े छोटे से घर के पास रुकते हैं वहाँ और नॉक करते हैं। जैसे ही गेट खुलता है तो सामने एक रेड रंग के हानफू में, जो कि शायद वैन क्लैन का ही कोई मेंबर है, वो गेट खोलते हैं। एक वैन क्लैन के मेंबर से वांग जी को मिलवाना चाहता था विंग, ये सोच के लंजा अपने ही सोच में था, जब स्माइल करते हुए वेंची अब वांग जी को अंदर बुलाती है और सामने बैठाती है और बोलती है, आखिरकार तुम्हें मौका मिल ही गया विंग, मैं कब से तुम्हारे इंतज़ार कर रही थी। यही है ना वांग जी। इस बात पे वांग जी अब शॉकिंगली उस लेडी की साइड देख रहे हैं। वो लेडी स्माइल करते हुए बोलती, विंग तुमने इसका फेस चाहे कितना भी कवर करने की कोशिश की हो, लेकिन ये खूबसूरत आंखें इस बात को प्रूव कर सकती है कि ये लैंड क्लैन का ही मेंबर है। इस बात पे विंग अब शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, ओहो ये तो मेरे दिमाग में आए नहीं। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से वैनिंग को भेज कर एक बड़ा सा मास्क लेके आओ। मैं नहीं चाहता लंजा का फेस कोई भी देखे या कोई भी इसे मतलब सोचे कि ये लैंड क्लैन है। इतना ज़्यादा प्रेजेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा क्यों तुम परेशान हो रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी इसे देखेगा और पहचान जाएगा, क्योंकि मैं शिचैन से मिल चुकी हूँ, इसलिए मैं इसे पहचान गई, वरना कोई और इसे नहीं पहचान पाएगा। तुम इतना परेशान मत हो। वेंची गुस्सा करते हुए विंग को डांटती है। वहीं शिचैन का नाम सुन के वांग जी वेंचिंग की तरफ देखते हैं। अब वेंची बिल्कुल वांग जी के पास आके एक बॉक्स लेके वांग जी को देती है और बोलती है, ये शिचैन की कुछ पत्र है जो वो यहाँ पे बैठ के लिखता था जब मैं उसका इलाज करती थी। वो शायद तुम्हें जब वो जिंदा था तब नहीं दे पाया, उसकी मौत के बाद मैं चाहती हूँ ये तुम पढ़ो। और ये बोलने के बाद वेंची वहाँ से मतलब एक तरह से विंग के साथ उठ के बाहर चली जाती है। वांग जी और उन लेटर्स को अकेला छोड़ के वांग जी एक एक करके वो लेटर पढ़ना शुरू करता है, जिसमें शिचैन ने अपने भाई के लिए ये लेटर लिखे हैं। चलिए पढ़ते हैं। मैं जानता हूँ तुम्हें ये लेटर मेरी मौत के बाद ही मिलेंगे। मैंने वेंचिंग से कभी नहीं कहा कि वो तुम्हें ये लेटर दे, लेकिन जितना मैं वेंचिंग को जानता हूँ वो तुम्हें ये लेटर ज़रूर देगी वांग जी। मैं तुम्हारे सामने कभी ये बात नहीं बोल पाया, लेकिन मेरे जीने का सहारा सिर्फ तुम ही थे। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं बहुत साल पहले ही मर जाता। तुम ही मेरे वो प्यारे से छोटे से भाई थे जिसके लिए मैं जीना चाहता था। शायद मैं जो सोच रहा था वो तो नहीं हो पाया, लेकिन मरने से पहले मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी विंग को दे के जा रहा हूँ। हाँ नंजा, मैंने विंग से तुम्हारे बारे में बात की है और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे बाद विंग तुम्हारे ऊपर कोई किसी को देखने भी नहीं देगा। कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकेगा। विंग और मैं दोनों तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, और मेरे जाने के बाद मैं बस तुमसे यही कहूँगा कि मेरी तरह तुम किसी दर्द में मत रहना, बदले या इस वॉर में मत पड़ना। अपनी ज़िंदगी खुशी से जीने की कोशिश करना। मैं तुमसे शायद इस जन्म में तो नहीं मिल पाऊँगा, लेकिन अगले जन्म में मैं फिर से
तुम्हारा बड़ा भाई ज़रूर बनना चाहूँगा। तुम पूरी ज़िंदगी अपने आप को मेरे साथ जो कुछ हुआ उसके लिए कोसते रहो, ये मैं नहीं चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ मेरे मरने के बाद तुम फिर से यही चीज़ करोगे। तुम हर बार की तरह अपने आप को मेरी हालत का जिम्मेदार मानोगे, पर सच्चाई ये नहीं है भाई। मेरी हालत ऐसी होनी थी, शायद मेरी किस्मत ऐसी थी इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी के सबसे प्यारे इंसान थे, मेरे जीने के सहारा थे। इसलिए तुम कभी भी मेरी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मत मानना और अपनी ज़िंदगी खुशी से जीने की कोशिश करना। शिचैन ने बस यही लिखा था इस पत्र में। शायद शिचैन जानते थे कि वांगजी उसके साथ जो कुछ हुआ उसके लिए खुद को ही जिम्मेदार मानेगा। वैसे वांगजी ऐसा ही करता अगर शायद विंग उसकी लाइफ में नहीं आता, लेकिन विंग के साथ रह के उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया, बल्कि उसने अपने आप को जीने के लिए महसूस किया। अपने भाई की उस बलिदान को खराब ना हो इसलिए मुस्कुराना और जीना की कोशिश करी थी। कहीं ना कहीं शिचैन के इस पत्र से पहले ही वांगजी वो सब चीज़ें कर चुका था, इसलिए वांगजी की आंखों में अभी सिर्फ उसके भाई का प्यार और याद ही के कारण थोड़े से आंसू हैं, जिन्हें वो हल्का सा पूछता है और उस पत्र को बड़े प्यार से अपने सामान में रख देता है। थोड़ी देर में वेंची अंदर आती है, विंग और साथ में एक और लड़के के साथ जिसका नाम वेनिंग है। वेनिंग वांगजी की ही उम्र का है। ये दोनों मतलब सेम ही एज के हैं। विंग, वांगजी, वेंचिंग ये सब लोग एक साथ लंच करते हैं। तभी अचानक से वेंचिंग के पास एक बटरफ्लाई मैसेज आता है, जिसे वेंचिंग पढ़ के एकदम से शॉक हो जाती है और वांगजी की विंग की तरफ देखने लगती है। वहीं विंग भी वांगजी के इस एक्सप्रेशन से थोड़ा डर गया, लेकिन वेंचिंग उसे बताती है कि नीक्लैन पे वैनक्लैन ने अटैक कर दिया है। शायद वैनक्लैन अब नीक्लैन को अपने पूरी तरह से कंट्रोल में लेना चाहता है। ये सुनते ही विंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत वहाँ से नीक्लैन के लिए निकल जाता है। निकलने से पहले वो वेंची और वैनिंग को वांगजी की जिम्मेदारी दे के जाता है। वो बोल के जाता है कि जब तक वो वापस ना आए वांगजी का ध्यान उन लोगों को रखना है। और ये बात बोलने के बाद विंग वहाँ से चला जाता है। वांगजी शायद नहीं चाहता था विंग वॉर पे जाए। शायद वांगजी अपनी उस हैप्पी लाइफ में, अपनी उस लाइफ में जिसमें वो चाहता है कि वॉर से अलग वो अपनी लाइफ जिए, उसमें कहीं ना कहीं विंग को इमेजिन करने लगा था। आज पूरा दिन विंग के साथ जो उसने टाइम स्पेंड किया वो उसको उसके लाइफ टाइम तक जितने भी बर्थडे थे उनमें से बेस्ट बर्थडे लग रहा था। इन कुछ समय में वो कितना विंग के करीब आ गया उसका दिल अब महसूस करता है। जब विंग वहाँ से जाने लगता है तो वांगजी तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे विंग शॉक हो जाता है। वहीं वेंची और वैनिंग वहाँ से निकल जाते हैं, विंग और वांगजी को अकेला छोड़ के। वहीं विंग वांगजी की आंखों में इस कंसर्न और घबराहट को देख के प्यार से वांगजी के फेस को टच करता है और बोलता है, लंजा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वापस लेने ज़रूर आऊँगा। तुम यहीं रहना और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना। पर शैन का वो वैंस हैं, उन्होंने लंजा क्या हुआ वो वैंस है, पर मैं भी तो तुम्हारा शैनगा हूँ ना। ऐसे बहुत सारे वैंस को देखा है तुम्हारे शैनगा ने, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक रहूँगा। और ये बोलने के बाद विंग वहाँ से चला जाता है। वहीं वांगजी बोल नहीं पाता, वो कह नहीं पाता कि शैनगा आप ज़रूर वापस आना, क्योंकि शायद अब आप ही हो मेरी फैमिली, आपके बिना अब शायद मैं रह नहीं पाऊँगा। वांगजी का दिल ये कहना चाहता था, लेकिन उसके नेचर के कारण वो कुछ बोल ही नहीं पाया। विंग वहाँ से चला गया और वांगजी घंटों तक वहीं खड़ा रहा उस दरवाजे पे। विंग की शैडो जब पूरी तरह से चली गई, या ये कह दे विंग बिल्कुल दिखना उसकी आंखों से बंद हो गया, तब तक वो ऐसे ही खड़ा रहा। थोड़ी देर में वेंचिंग आके वांगजी के कंधे पे हाथ रखे उसे होश में लाती है और बोलती है, चलो अंदर चलो। और ये बोलने के बाद वो वांगजी को बिना मन से अंदर ले जाती है। आज ये दिन ऐसे ही ख़त्म हो गया, लेकिन वांगजी बिल्कुल नहीं सो पाया। उसके दिमाग में उसके शैनगा चल रहे हैं, ये वॉर चल रही है, वैंस की बातें चल रही हैं। कहीं ना कहीं वांगजी के लिए अब विंग क्या है, विंग को महसूस हो चुका है और वांगजी को भी। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। थैंक यू।